अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आज का पहला टॉपिक है हमारा वो है रिकर्सिव फंक्शन। इसको हम सर्च कर लेते हैं बुक के अंदर से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि देखें नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो रिकर्सिवली बार बार चलता रहेगा। आवाज़ सही आ रही है ना सबको? जो जी सर, जो सही आ रिक- रहा है। जो रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करेगा उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अब रिकर्सिव का क्या मतलब हुआ? रिकर्सिव का मतलब हुआ रिपीटेडली, बार बार अपने आप को कॉल करेगा, बार बार अपने आप को कॉल करेगा, उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। बुक के अंदर क्या डेफिनेशन है? बुक कहती है कि इफ़ यू वांट टू कॉल अ सेम फंक्शन फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन इट कैन बी अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन रेदर देन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो इस तरह के हम फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। जस्ट इसका सिर्फ नाम से यही ध्यान में रखने के ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हैं, उनको मैं यहाँ पर पहले इस एग्जांपल को देख लें, फिर हम जो है ना आगे चलते हैं। देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन, हम कहते हैं कि इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लॉग रिकर्सिव लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया एल जी, जो एज अ पैरामीटर आ रहा है, और इसकी टाइप हमने कुछ भी रख ली। ये भी सिंपल जो है ना वो फंक्शन है। इसके अंदर मैंने कंसोल कर दिया स्टार्टेड फंक्शन, और यहाँ पर मैंने इसको एल जी, इसका अपना वेरिएबल जो पैरामीटर है वो पास कर दिया, और नीचे मैंने इसको कॉल किया इस फंक्शन को। तो अब सिंपल जो है, अगर हम इस फंक्शन की आउटपुट देखें तो मेरे पास इस फंक्शन की आउटपुट क्या आएगी? जस्ट 3 प्रिंट हो जाएगा। सेव नहीं किया इसे, ठीक है। हाँ जी, देखें फंक्शन स्टार्टेड मेरा जो मैंने कंसोल किया है, और आगे जस्ट 3 प्रिंट हो गया। अब ये तो हो गया एक सिंपल, मैंने किसी भी एक फंक्शन को कॉल किया और उसकी वैल्यू रिटर्न में ले ली। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये जस्ट 3 पास ना करे, बल्कि जो मेरे पास वैल्यूज़ आएँ वो इस तरह आएँ कि मैं यहाँ पर उसको फंक्शन में उसको रेंज दूँ। मिसाल के तौर पर 3, 10, 50, 15 जितनी भी, तो जो मेरी वैल्यू है नीचे प्रिंट होके वो आए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 0 आ जाए, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से मेरी वैल्यू प्रिंट होके आ जाए। या मेरी वैल्यू सबसे पहले 15, ठीक है, फिर 14, फिर 13, फिर जो है ना इसी तरीके से अप टू जो है ना वो आखिर तक मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाए या 0 आ जाए। तो अब इस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि इस फंक्शन को मैं यहाँ पर इसकी बार बार इसको कॉल करता जाऊँ। एक बार मैंने उसको 15 दे दिया, एक ये तरीका है, यहाँ पर उसको मैं 14 दे दूँ, यहाँ पर 13 दे दूँ, यहाँ पर इसको 12 दे दूँ, यहाँ पर 11 दे दूँ, अप टू यहाँ पर मैं आखिर में जाके इसको 0 दे दूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है, मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे पास जो है ना ये वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाएंगी। ये जो देखें 15, 14, 13, ये तो एक हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि एक लॉजिकल वे तो ना हुआ ना। अब अगर मेरे पास ये जस्ट 15 वैल्यूज़ हैं, अब अगर इन इसी केस में मेरे पास यहाँ पर 1000 वैल्यूज़ होंगी, दैन फिर मैं क्या करूँगा? तो इस केस में प्रॉब्लम बन जाता है। तो लिहाजा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक कंसेप्ट आया वो आया रिकर्सिव फंक्शन का।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन इस 15 की रेंज पे एक लूप चलाएगा और अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा अनटिल यहाँ पर जो हमने जो कंडीशन दी होगी वो ट्रू ना हो जाए। अब हम देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखें, मैंने इस फंक्शन में वही जो प्रीवियस सिंपल फंक्शन था, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक लूप लगा ली, इफ स्टेटमेंट लगा दी। मैंने ये कहा इफ़ एल जी, जो हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर है इस फंक्शन का, वो ग्रेटर देन ज़ीरो, जब तक ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहे तो आपने क्या करना है, लॉग रिकर्सिव को कॉल करना है इस फंक्शन को, और इसमें से आपने एल जी की जो वैल्यू आएगी उसमें से आपने -1 करके इसको असाइन कर देनी है यहाँ पर। यानी कि अगर मैं सिंपली ये समझाऊँ कि ये क्या करेगा, बेसिकली लॉग रिकर्सिव, ठीक है, इस तरह ये बार बार कॉल होता रहेगा और फर्स्ट टाइम इसके पास वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 15 को माइनस करेगा 1 से और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, और ये 14 असाइन कर देगा यहाँ पर इस एल जी को, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, और ये 14 हमारे पास जो है ना वो कंसोल में आके प्रिंट हो जाएगी। देन सेकंड में उसके पास 14 थी, 14 के केस के बाद इसके पास वैल्यू जाएगी 14 वैल्यू, तो 14 में से जब एक और माइनस होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 13। तो अगेन 13 इसको असाइन होगा एल जी को यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे पास लॉग के अंदर रिप्रेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये चलता चलता हमारे पास उस वक्त तक जब तक ग्रेटर देन ज़ीरो ना हो, जैसे ही 1 होगा तुम्हारी ये वो होगी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और हम जो है ना डन विद रिकरियन एल्स के पार्ट पे आ जाएंगे। तो अब देखें, अब हमने जस्ट एक लाइन लिख के हमने इस फंक्शन को बार बार कॉल करवा लिया ना यहाँ पर, ठीक है, ये देखें ये बार बार यहाँ पर कॉल हो रहा है अनटिल जब तक हमारे पास वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर ज़ीरो ना हो जाए। तो अब ये जो बार बार कॉल हुआ है यहाँ पर फंक्शन, इस कॉलिंग को हम रिकर्सिव फंक्शन की कॉलिंग कहते हैं या रिकरियन फिनोमेना कहा जाता है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू लगा देते हैं एल जी और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। अब देखें यहाँ पर 15 से वैल्यू स्टार्ट हुई, पहली वैल्यू उसको साइन हुई, उसने यहाँ पर जो है ना आके प्रिंट किया, साथ साथ मैं दिखाता भी चला जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये हमने इसको 15 वैल्यू दी थी, ये 15 वैल्यू यहाँ पर आके असाइन हुई इस एल जी को, और इसने देखा कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, लिहाजा डायरेक्ट उसने एल जी को दिया और यहाँ पर 15 आ गया। नेक्स्ट टाइम इस 15 को दोबारा जब इसको ये कॉल हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी जब उसने चेक की तो वो जो वैल्यू है वो तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, 14, तो उसने अगेन 15 से 1 माइनस किया, 14 आया और वो उसने यहाँ पर उसको प्रिंट कर लिया। देन 13, 12, 11, और इस तरह जैसे ही उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो के बराबर हुई, ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो उसने एल्स पार्ट में आके डन विद रिकरियन कर दिया। ये हमारे पास एक तरीका है कि हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करवा के उससे डिफरेंट काम करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या हो सकती है। तो प्रैक्टिकल फंक्शन के लिए आपको मैथमेटिकल एक कंसेप्ट है उसका फैक्टोरियल फाइंड करने का। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आप 5 फैक्टोरियल निकालें, तो 5 फैक्टोरियल निकालने का क्या तरीक़ाकार होता है बेसिकली, ठीक है, जो हम अगर मैथमेटिकली देखें तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, देन 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, देन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और जो हमारे पास आंसर आता है वो इसका फैक्टोरियल आ जाता है। तो अब देखें, अब यहाँ पर भी एक लूप चल रही है और बार बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक के बाद दूसरी वैल्यू के साथ। तो इस केस में हम इसका जो है ना रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करके हम किसी भी
फिगर की फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर देखिए आप फंक्शन, हमने एक फैक्टोरियल नाम का एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है, और उसमें हमने एक n पैरामीटर पास किया और उसकी टाइप हमने नंबर दे दी, क्योंकि हम किसी भी फैक्टोरियल किसी भी नंबर का होता है। और यहाँ पर भी आगे हमने रिटर्न टाइप भी कि हमें ये रिटर्न देगा, वो नंबर ही रिटर्न करेगा। अब याद रखें, कोई भी फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें या रिकर्सिव फंक्शन कॉल करने के लिए हमने इसका बेस केस बनाना होता है। बेस केस में हमने अपनी कंडीशन देनी होती है, और जिस बेस की केस के ऊपर, जिसके ऊपर जो बेस केस के ऊपर हमारा पूरा रिकर्सिव फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करेगा। तो हमने देखें यहाँ पर हम इसको ये कह रहे हैं कि इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, इफ़ n इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कब तक, जब तक n इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपने हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। और रिटर्न, ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तब तक आपने क्या करना है, रिकर्सिव केस इसका बनाना है। इसको n को मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल से, और उसमें से फिर n में से -1 करते चले जाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं। अब जब मैंने इसको console.log में फ़ंक्शन को कॉल किया और मैंने इसको वैल्यू 10 दे दी कि आप 10 को लो। अब ये जैसे ही 10 आएगा, इसने देखा 10 असाइन हो जाएगा हमारा इस n को। तो n क्या इक्वल टू ज़ीरो है? नहीं, बल्कि ये तो 10 के बराबर है, लिहाजा वो रिटर्न 1 नहीं करेगा बल्कि वो रिटर्न 0 ही करेगा, मतलब। और उसके बाद इस रिटर्न 1 के बजाय वो इस रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाएगा, और यहाँ पर आके वो क्या करेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर वो इस रिटर्न में वो क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट में वो ये करेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1। तो अब 10 माइनस 1 किसके बराबर होता है? अगर हम देखें तो 10 माइनस 1 तो 9 के बराबर होता है, लिहाजा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा पहली कॉल में। सेकंड कॉल में जब देखेगा कि इस 10 से हम बैक पे 9 पे आ जाते हैं, वो भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, लिहाजा वो इस रिटर्न स्टेटमेंट को इग्नोर करके दोबारा इस रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। और फिर इसी तरीके से अगेन दोबारा कॉल चलेगी और वो चेक करेगा, वो तो 8 के बराबर है, लिहाजा वो 8 के लिए इस रिटर्न के बजाय इस रिटर्न स्टेटमेंट पे आएगा। और यहाँ पर आके वो 8 माइनस 1 करेगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इस तरीके से हमारी ये रिकर्सिव कॉल चलती रहेगी, और अनटिल जो है ना हमारे पास n इज़ इक्वल टू जैसे ही 0 होगा तो वो इस रिटर्न स्टेटमेंट के बजाय यहाँ पर ये वाला रिटर्न 1 करेगा, और हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं जी, इसको हम रन करके कि हमारे पास 10 का फैक्टोरियल। तो ये देखें जी, इसने 10 का फैक्टोरियल निकाला। अगर हम देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, इस अप टू ये से इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी इसकी, और ये आगे इक्वल टू हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है इसके बराबर आ जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी जो है ना वो रिकर्सिव फंक्शन को हम कॉल करके उसको अपने मकसद के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं। फिर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेस्टेड फंक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा है, एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे। डायरेक्ट जो है ना हम कोड पे आते हैं। देखिए, नेस्टेड का सिंपली नाम से इंडिकेट हो रहा है, फंक्शन इनसाइड द फंक्शन इज़ कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। अब नेस्टेड फंक्शन को हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं। ये कोड इसलिए किया ताकि ज़रा जल्दी से हमारा काम थोड़े वक्त में ज़्यादा काम हो सके, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास ये है फंक्शन आउटर फंक्शन। अब अगर मैं कहूँ कि ये एक इसका
इनर फंक्शन है। इसको मैं ये कमेंट्स आउट कर देता हूँ। तो अब देखिए ये मेरा एक सिंपल फंक्शन है, फंक्शन आउटर फंक्शन डू आउटर फंक्शन, और इसमें मैंने एक कोई भी पैरामीटर nr दे दिया और इसको कंसोल डॉट लॉग किया आउटर फंक्शन, ठीक है। और आउटर फंक्शन के बाद मैं इसको यहाँ पर करता हूँ बैटिक, और इस जगह पर मैं इसका पैरामीटर की जो वैल्यू है वो गेट कर लेता हूँ nr, ठीक है। और हमने nr को वैल्यू यहाँ पर पास कर दी 12। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा सिंपली वो आएगा आउटर फंक्शन 12। ये देखिए जी आउटर फंक्शन 12 मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो फंक्शन यहाँ पर पहले वो कॉल हो, बाद में जाके आउटर फंक्शन कॉल हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मैंने लिख दिया डू इनर फंक्शन, ठीक है। अब डू इनर फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया और उसको वैल्यू मैंने कौन सी पास कर दी, जो आउटर फंक्शन की पैरामीटर की थी। अब इसको मैंने जैसे ही कॉल किया तो अब कॉलिंग के बाद डेफिनेटली जो हमारा कंट्रोल होगा वो इस इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए इनर फंक्शन की तरफ आएगा। तो इनर फंक्शन हमारे पास ये है, यहाँ पर हमने उसको एक एक्स एनी पैरामीटर दिए है और इसमें कंसोल इसकी जो बॉडी है वो ये वाली है, और उसमें मैंने उसको कंसोल डॉट लॉग x+7, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग आई कैन एक्सेस द nr, ये वाली दो वैल्यू दे दी। अब क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे ही फंक्शन चलेगा, यहाँ पर आउटर फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, तो जैसे ही कॉल करूँगा वो सबसे पहले ये 12 वैल्यू लेके इस फंक्शन के पास आएगा, आउटर फंक्शन के पास, ठीक है, यहाँ पर जो सिलेक्टेड है। इसकी बॉडी को देखेगा, इसकी बॉडी में एक कंसोल डॉट लॉग है जो आउटर फंक्शन की वैल्यू को कंसोल कर रहा है, आउटर फंक्शन कॉल की वैल्यू को कंसोल करता है। तो हमारे पास सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू रिटर्न में आ जाएगी, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ, पहली वैल्यू हमारी ये कॉल हो जाएगी क्योंकि आउटर फंक्शन की जो मेन बॉडी यही है। देन आउटर फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने एक और इनर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो इस इनर फंक्शन को जैसे ही ये कॉल करेगा तो ये इस इनर फंक्शन के बॉडी में आएगा। तो इनर फंक्शन की बॉडी में पहली स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग क्या है, x+7, और ये x है ये इनर फंक्शन का पैरामीटर है, और ये जो इनर फंक्शन का पैरामीटर है ये इन टर्म वैल्यू किसके पास जा रही है, इनर फंक्शन के पैरामीटर में nr में। तो हमारे पास जब हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं 12, ये हमारे पास वैल्यू पहले x में nr में आएगी, और nr ये वैल्यू दे देगा, साइन कर देगा x को, फिर ये x वैल्यू प्लस हो जाएगी 7 में, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड इसका आंसर होना चाहिए, सेकंड लाइन आउटपुट की, वो 12 + 7 = 19। और देन उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट वैल्यू है इनर फंक्शन की वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी ये वाला स्टेट में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या इसी तरीके से आ रही है या नहीं। तो देख लें, सबसे पहले आउटर फंक्शन कॉल हुआ, देन उसकी हम बॉडी में गए तो वहाँ पर इनर फंक्शन का अगेन कॉल था। तो इनर फंक्शन की पहली कंसोल स्टेटमेंट कॉल हुई और उसने वैल्यू को प्लस किया और 19 दे दिया, देन उसकी सेकंड फंक्शन कॉल हो गई। ये जस्ट सिंपली आप देख लीजिए, यानी कि एक नेस्टेड फंक्शन होता है, कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो वो जिस तरीके से हम नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे थे, तो इस तरीके से जो ना हम नेस्टेड फंक्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक इफ़ एल्स स्टेटमेंट। और ये बेसिकली किसी भी वैल्यू को इनकैप्सुलेट करने के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल अगर आप इसकी यूजेज देखें तो वो ये होगा कि आउटर फंक्शन ने इनर फंक्शन को अपने अंदर इनकैप्सुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू को अपने अंदर जस्ट छुपा के, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को अपने अंदर छुपा के जस्ट वैल्यूज़ को जो है ना वो हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया। तो आउटर फंक्शन ने इनर फंक्शन की वैल्यूज़ को इनकैप्सुलेट किया,
ये जस्ट इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट हो सकता है, हम नेस्टेड फंक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है। ये सब नेस्टेड फंक्शन अगले हमारे टॉपिक से रेलिवेंट था, तब मैंने इसको नेस्टेड फंक्शन को ले लिया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनोनिमस फंक्शन। देखिए जैसे नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो जिसकी कोई रिप्रेजेंटेशन, जिसकी कोई आईडी नहीं होगी, ठीक है, उसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। वी है यहाँ पर तक हमने ये देखा कि हम जिस फंक्शन को लिख रहे थे हम उसका एक स्पेसिफिक नाम दे रहे थे। देखिए ये डू आउटर फंक्शन, डू इनर फंक्शन, और ऊपर जितने हमने लॉग, रिकर्सिव या फैक्टोरियल जितने भी फंक्शन हमने बनाए, हम उन फंक्शंस को एक स्पेसिफिक नेम दे रहे थे। नेम के बगैर हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम ना हो, ठीक है, उसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल बता देते, फिर हम बुक की तरफ चले जाते हैं। मैं यहाँ पर इसको console.log, ठीक है, और यहाँ पर hello I am एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या किया हमने, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर नेम कोई नहीं दिया, लिहाजा ये एक एनोनिमस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब बेसिकली एनोनिमस फंक्शन को हम इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते, बल्कि हमने एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है, क्योंकि बाद में हम इसको कॉल भी हमें करेंगे, तो कॉल करने के लिए हमने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। बुक को देख लेते हैं। देखें जी यहाँ पर फंक्शन लिखा, आगे उसका नेम कोई भी नहीं है, जस्ट console.log कर दिया तो हमारे पास ये एक एनोनिमस फंक्शन आ गया। अब जब हम देख रहे हैं कि इसका कोई नेम नहीं है तो ये एनोनिमस बन गया। सो यू मे वंडर हाउ यू वुड लाइक टू इन्वोक दिस फंक्शन। वी एक्चुअली यूजिंग बाय एडिंग इट इनटू अ वेरिएबल, यानी कि हमने देखें एक लेट वेरिएबल ले लिया, फंक्शन वेरिएबल, और उस वेरिएबल को हमने ये फंक्शन असाइन कर दिया। और अब हम जब इस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे तो हमारा बेसिकली उसके पीछे ये पूरा फंक्शन कॉल हो रहा होगा। इसको हम देख लेते हैं यहीं पे, ये है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट माय एनोनिमस फंक्शन इज इक्वल टू। अब मैंने देखे क्या किया जी, मैंने अपने एनोनिमस फंक्शन को माय एनोनिमस फंक्शन के अंदर इसको असाइन कर दिया। अब जब भी मुझे इस एनोनिमस फंक्शन को कॉल करना होगा, मैं इस वेरिएबल को कंसोल करूँगा तो मेरे पास जो है ना वो एनोनिमस फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखते हैं जी हमें ये क्या वैल्यू देता है। देखिए जी हेलो आई एम एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि हमने इस फंक्शन का नाम नहीं दिया, लेकिन उस फंक्शन को हम एक वेरिएबल के अंदर यूटिलाइज़ किया और उसको हमने कॉल कर लिया। अब ये तो हो गया जस्ट एनोनिमस फंक्शन की डेफिनेशन या उसकी एग्जांपल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आया, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी रीज़न क्या था एनोनिमस फंक्शन बनाने का। तो शायद इससे पहले आपको सर ने कहा था कि वो जो सर ज़िया थे कौन से, जिनकी वीडियोस देखनी थी, जिसके अंदर उन्होंने कॉल बैक फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ाया। तो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें एनोनिमस फंक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर हम एक फंक्शन को जो पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, जिस एक फंक्शन ये है, उसको मेरे पास ये इसका पैरामीटर का एरिया है, तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, यानी कि अनदर फंक्शन। इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें देखी, यहाँ पर जो हम पैरामीटर पास कर रहे होते हैं उसको हम या तो नंबर कर रहे होते हैं या स्ट्रिंग टाइप उसको कर रहे होते हैं, या उसकी
बूलियन टाइप उसको दे रहे होते हैं या उसको एनी टाइप दे रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी टाइप फंक्शन करूँ तो ये मुझे एरर दे देगा कि ये इसकी टाइप फंक्शन कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। तो लिहाजा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें कंसेप्ट दिया गया एनोनिमस फंक्शन का, कि जब भी मैंने किसी फंक्शन को एक और फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करना है तो उसके लिए मुझे एनोनिमस फंक्शन की ज़रूरत होगी। अब देखिए, ये मैंने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया और उसको मैंने वेरिएबल माय एनोनिमस फंक्शन में पास किया। अब मैं ये वाला फंक्शन इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उसको मैंने एज ए पैरामीटर दे दिया। तो अब देखते हैं इसकी हम एग्जांपल आगे देखेंगे फ्रॉम कॉल बैक के अंदर, तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम ही लिखा ना, मैं कह देता हूँ कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब ये देखें, यही एग्जांपल हम उठा लेते हैं। इसको मैं यहीं पे हम एग्जीक्यूट स्टफ अच्छा एक मिनट, तो इस कॉल बैक फंक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ वी कॉल दिस न्यू फंक्शन विद आवर प्रीवियसली मेड फंक्शन, तो हम उसको इस तरीके से हम कॉल कर सकते। डू फ्लेक्सिबल, ये मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर हम उसको कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ में। हमने यहाँ पर ये फंक्शन बना लिया एक और। ठीक है, यहाँ पर उसको मैं कोई भी पैरामीटर दे देता हूँ n और उसकी टाइप n ही कर देते हैं। अब कॉल बैक फंक्शन है, मैं अब कॉल बैक फंक्शन को ये वाला फंक्शन एज एन आर्गूमेंट पास करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन और उसके अंदर माय एनोनिमस फंक्शन को एज अ पैरामीटर मैंने उसको दे दिया। तो अब मेरे पास जो है ना, जो उसकी वैल्यू है वो हेलो आई एम एनोनिमस फंक्शन विच इज़ कॉल्ड बाय कॉल बैक। ठीक है, ये चीज़। अब हमने इसको जब यहाँ पर कॉल किया तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो इफ़ वी कॉल दिस न्यू फंक्शन विद आवर प्रीवियसली मेड एनोनिमस फंक्शन वेरिएबल लाइक दिस, तो हमारे पास ये डू फ्लेक्सिबल और माय फंक्शन वेरिएबल, तो उस तरीके से हम इस चीज़ को एनोनिमस फंक्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू शो, अच्छा सॉरी, ये इसकी असल में वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, अब ये सही हो जाएगा। अभी भी इसकी वैल्यू नहीं आ रही, तो इसको सही तरीके से मैं एग्जीक्यूट स्टॉप इस फंक्शन को हम ट्राई कर लेते हैं। शायद वहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, इस वजह से ये एग्जीक्यूट स्टॉप ये वाला फंक्शन भी हम वहाँ पर लेके जाते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन वहाँ पर कॉल होंगे। असल में वही मसला है कि वो जावास्क्रिप्ट है और हम टाइप स्क्रिप्ट में कॉल करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। इसकी भी वैल्यू को टाइप एनी का कह रहा है। ठीक है, अब इसमें नीचे जाके हम इसको कॉल कर लेते हैं ये चीज़ को।
अब देखें जी, ये मेरे पास इसके आउटपुट आगे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इनसाइड नो सीक्रेट। अब समझते हैं हम इसको, देखें ज़रा। मेरे पास पहला फंक्शन था जी फंक्शन वेरिएबल, और ये एनोनिमस फंक्शन था क्योंकि इसका नेम कोई भी नहीं था, और इसके अंदर मैंने कंसोल कर लिया। इसको हम अपनी वर्डिंग रखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आई एम एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया डू फ्लेक्सिबल का, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक कोई भी वेरिएबल दे दिए, एग्जीक्यूट स्टफ, ये कुछ भी, ये एनी टाइप का वेरिएबल है, और इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया एग्जीक्यूट स्टफ को, और साथ ही मैंने इसकी भी अपनी बॉडी दे दी कंसोल डॉट इनसाइड डू फ्लेक्सिबल फंक्शन की, ठीक है। कि इसको भी हम आसान वर्डिंग लिखते हैं, आई एम इन इनसाइड दैट फंक्शन which call the anonymous फंक्शन, ठीक है। अब चीज़ क्लियर होगी आपको इंशाल्लाह। तो अब देखें, मैंने डू फ्लेक्सिबल का फंक्शन बनाया और उसमें मैंने एनोनिमस फंक्शन वेरिएबल को कॉल कर लिया। तो अब जैसे ही मेरी पहली कॉल चलेगी डू फ्लेक्सिबल की, तो मेरे पास आई एम एनोनिमस फंक्शन ये आउटपुट आनी चाहिए। देन अगेन जब डू फ्लेक्सिबल के अंदर एग्जीक्यूट स्टफ कॉल हो रहा है, तो वो इस कंसोल को कॉल कर देगा। तो देखते हैं हम, देखें आई एम एनोनिमस फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन आ गया। ये किस तरीके से अचीव हुआ कि हमने एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को एज आ पैरामीटर पास किया, और दूसरे हमारे पास ये वाली चीज़ कॉल हो गई, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़रा कम्प्लेक्स है। कि हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, ठीक है, एनी ANONYMOUS एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और उसको मैंने एक वेरिएबल को दिया एनी एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, लेकिन खैर है। और मैंने एक और फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि एनोनिमस फंक्शन को कॉल करूँ, तो मैंने यहाँ पर आकर जस्ट उस एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर लिया। तो ये हमने अचीव किया थ्रू एनोनिमस फंक्शन। जैसे इसकी इतनी सी वो चीज़ है। हम आगे चलते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज़। अच्छा, एरो फंक्शन। शहजाद भाई, ये एग्जीक्यूट स्टफ जो फंक्शन या कहाँ डिफाइन हुआ है? जी, एग्जीक्यूट स्टफ फंक्शन की मैं बताता हूँ। देखिए, एग्जीक्यूट स्टफ तो उन्होंने जस्ट उसको तो हमने डिफ़ाइन नहीं किया ना, ठीक है। ये एक वैसे ही उन्होंने यहाँ पर जो हमने ये जो इसको पैरामीटर पास किया था ना एनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको दिया था, ये मेरे ख्याल में बुक के अंदर पीछे कहीं जगह पर डिफ़ाइन हुआ था, लेकिन अभी बुक के अंदर हम सारी चीज़ों को तो नहीं देख रहे, तो हम इसलिए जो सिंपल चीज़ें वो हम उठा रहे हैं ना, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। हम एरो फंक्शन की तरफ जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको समझना है क्योंकि ये आगे बहुत जगह पर काम आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हम आगे चलते जा रहे हैं, तो हम ऐसी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कोड छोटे से छोटा होता जाए, शार्टर से शार्टर होता चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा एरो फंक्शन का टॉपिक किधर है, एरो फंक्शन ये है जी 124 पे, ये है, ठीक है। समझना है इसको। तो हम आगे जो आगे जा रहे हैं, हमारी यही कोशिश है कि हमारा स्टफ़ जो है वो शार्ट से शार्ट हो। तो अब इससे पहले हमने जितना फंक्शन पढ़ा, उस फंक्शन का जो
मेन सिंटेक्स था वो ये था कि हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते थे, आगे फंक्शन नेम आता था, देन उसकी पेरेंथीसीज और फिर उसकी कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यहाँ पर हम उसका कोई भी पैरामीटर पास करते थे, एनी पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पर उसकी हम साथ टाइप भी देते थे। ठीक है, देन यहाँ पर उसका कोई भी उसकी फंक्शन की बॉडी आती थी हमारे पास। यानी कि इतनी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती थी एक फंक्शन को डिस्प्ले या फंक्शन का मेन सिंटेक्स बराबर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एरो फंक्शन का कंसेप्ट हुआ कि जिसकी मदद से हम इतनी 3-4 लाइनों के फंक्शन को हम एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। अब एरो फंक्शन लिखने के 2-3 तरीके हैं, मैं वो सारे यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उनको यहाँ पर लिख के फिर हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पहला फंक्शन है हमारे पास, याद रखें जो एरो फंक्शन का जो मेन सिंटेक्स है वो ये है। आपने ओपन क्लोज पेरेंथीसीज लगाएं, पीछे कोई फंक्शन का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट ओपन क्लोज पेरेंथीसीज लगाएं, आगे एरो लगा दें, क्योंकि एरो फंक्शन है तो हमने डेफिनेटली एरो लगाना है, और उसके बाद हम आगे ये चीज़ लगा देंगे। ये मेन सिंटेक्स है किसी भी एरो फंक्शन का। ठीक है, अब ये एरो फंक्शन की डिक्लेरेशन के लिए पेरेंथीसीज, ये एरो और देन बॉडी ऑफ द फंक्शन जो ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, अब अगर आपने विदाउट एनी पैरामीटर, ठीक है, कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है, देन आप यहाँ पर बिल्कुल पेरेंथीसीज खाली रख देंगे और एरो फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर आके इसका बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर आप जो भी काम करना चाहें। लेकिन अगर आप विद पैरामीटर फंक्शन कॉल पास करना चाहते हैं कि आपके अपने फंक्शन को, जिस तरह हम यहाँ पर ये ऊपर हर एक फंक्शन में कोई ना कोई पैरामीटर देते रहे हैं, तो यहाँ पर आपने पेरेंथीसीज लगानी है। यहाँ पर आप पैरामीटर 1 लिख देंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद आप आगे एरो, देन बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा पैरामीटर देना चाहते हैं, यहाँ पे आप पैरामीटर 2 और इसकी टाइप एनी बस कर दें, और उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब देखिए ये जो यहाँ पर इतना हम लंबा सिंटेक्स यूज़ कर रहे थे पूरा फंक्शन बनाने के लिए 3-4 लाइनों का, तो हमने जस्ट एक सिंगल लाइन में इस चीज़ को अचीव कर लिया। इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि अगर आपने एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस लिखने हैं, नेस्टेड फंक्शन, जैसा फॉर आवर मल्टी लाइन फंक्शन विद 2 पैरामीटर, हम मल्टी लाइन 2 पैरामीटर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। और याद रखें कि आपने एरो फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन की तरह किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूँ, ये एनोनिमस फंक्शन है क्योंकि इसका तो नाम नहीं है, और जब नाम नहीं तो एनोनिमस है, तो मैं इसको कॉल कैसे करूँगा। लिहाजा उस चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पर कहा कि जो एरो फंक्शन है वो आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे पहले जो भी हम फंक्शन बनाते थे उसका हम नाम लाजमी देते थे, जिसकी वजह से वो किसी भी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास नहीं हो सकता था, जस्ट लाइक एनोनिमस। लेकिन एरो फंक्शन की मदद से हम जो फंक्शन बनाएंगे वो एट अ टाइम दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा होगा। उसको एज अ फंक्शन भी हम कॉल कर सकते हैं, और एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन वो भी हम इसको आसानी से कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक सिंपल फंक्शन है ये वाला। ठीक है जी, अब ये एक मल्टी लाइन फंक्शन है, मैं इसको ये चाहता हूँ, ठीक है, कि इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूँ। तो एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट माय एरो फंक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखें। अब देखिए मेरा ये यहाँ तक वो वेरिएबल डिक्लेरेशन का कंसेप्ट आ गया। अब आगे मैं उसके ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगा दी फंक्शन की। ठीक है,
अब मैं इसका सिंटेक्स बराबर करता हूँ, पहले ये किया और देन ये चीज़, ठीक है। अब अगर तो मैंने इस फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं देना तो ये मैं एम्प्टी दे के आगे चल जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास एक पैरामीटर है, लिहाजा मैं उसी पैरामीटर को उठाकर यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसको आगे या फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम कर देता हूँ और यहाँ पर 2 पैरामीटर दूसरा पैरामीटर नंबर कर देता हूँ। और जो इसके अंदर जो रिटर्न है, ठीक है, या कंसोल है, यहाँ पर वो मैं कंसोल कर दूँगा और कंसोल में मैं कहूँगा कंसोल में मैं यहाँ कर दूँगा x प्लस y, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी प्लीज़। नहीं नहीं ठहरे जी। अच्छा, तो अब देखिए मैंने ये एरो फंक्शन लिख दिया। अब मैं इसको जस्ट कॉल करता हूँ। तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को कॉल कर लूँगा, ठीक है। और वेरिएबल में मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ, ठीक है। 10 कमा 25, ठीक है। 10 कामा 25। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये प्लस होके इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट प्लीज़ जी जनाब, सॉरी, ये असल में 2 कॉलें आ गई थी, अर्जेंट थी। तो अब देखें ये एरो फंक्शन के थ्रू मैंने 2 पैरामीटर वाला फंक्शन लिखा और उसको मैंने कॉल कर लिया। तो ये है कि बस जस्ट इस एरो फंक्शन के थ्रू हमारी जो राइट अप है वो सिंपल हो जाता है। इनिशियली आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं दोबारा इसका मेन सिंटेक्स बताता हूँ। याद रखें, पहले एक वेरिएबल लेना होगा आपने, एनी वेरिएबल लिया और उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर आपने अपना फंक्शन का सिंटेक्स बराबर करना है पहले, ठीक है। फंक्शन के सिंटेक्स बराबर करने के लिए पहले आपके पास पेरेंथीसिस आ जाएंगी, देन इक्वल टू साइन, देन एरो साइन, देन आपकी बॉडी, ठीक है। ये जैसे देखिए इंतहाई सिंपल सा इसका जो है ना वो सिंटेक्स है। अब इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर लें, जितने पैरामीटर आपने पास करने हैं, और इसका फंक्शन बॉडी के अंदर जितनी बड़ी बॉडी लिखनी हो वहाँ बॉडी लिखें। अब देखिए चीज़ आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह, आई होप, ठीक है। ये आपका है एरो फंक्शन का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, ठीक है। और इसके बाद अब जो है ना यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज़ जो है नुमान भाई सेट टाइम आउट का पूरी फंक्शन और इसकी डिटेल एग्जांपल वो करवाएंगे। नुमान भाई स्क्रीन शेयर कर लें। जी शहजाद भाई, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। स्क्रीन शेयर करें नुमान भाई। 1 मिनट। जी स्क्रीन हो रही है शेयर शहजाद भाई? जी अभी हो रही है, होगी स्क्रीन शेयर। नौमान भाई, जी जी इस मीटिंग में 3 मिनट रहते तो मैं कहता हूँ कि दूसरी मीटिंग शुरू कर देते हैं। सही है हाँ चलिए ये भी शहजाद भाई, सही है, काइंडली अभी। शुरू करें। नुमान भाई शुरू करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो आज हम पढ़ेंगे सेट टाइम आउट का फंक्शन कि सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है हमें। इसको अगर हम पहले रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देख लें तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में ओवन है और हम उसमें जो है कुछ बिस्किट कुकीज़ वगैरह बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कुकीज़ जो हमने बनाई हुई है वो उसमें रख देते हैं और उसके बाद उसकी जो है वो टाइम हम सेट कर लेते हैं कि हमें 10 मिनट बस 15 मिनट बस बताओ कि ये जो कुकीज़ हैं ये बन गए कि नहीं। तो वो जब 10-15 सेकंड मिनट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो एक अलार्म हमें दे देता है और उसके बाद हमें कहता है कि आप आके चेक कर लो। तो फिर हम उसके बाद देखते हैं। तो इसकी सेम ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको अगर हम देख लें तो हमारे पास कोड के अंदर कुछ ऐसी कोडिंग होती है जिसको हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन या जो नॉर्मल फ्लो ऑफ द कोड है वो डिस्टर्ब ना करे। या इसमें से ऐसे कोड होते हैं हमारे पास कि वो हम चाहते हैं कि वो बैक एंड पे वो भी चलते रहें सिंक्रोनसली और साथ में ये हमारे अपने जो कोड है सर आवाज़ नहीं आ रही आप। नुमान भाई आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक असल में वो कह रहे थे कि कुछ लाइट उनकी चली जाएगी, शायद कहीं लाइट ना उनकी चली गई हो। मैं उनसे कॉल पर रब्ता करता हूँ। इंश्योर जी हो गई। ओके, चलिए हम देखते हैं इसका सेट टाइम आउट का। कहते हैं कि इन जावास्क्रिप्ट देयर आर मैनी बिल्ट इन फंक्शंस, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने देख भी लिए। और वन ऑफ देम जो है वो उसमें कौन सा है कि सेट टाइम आउट का फंक्शन है। अब सेट टाइम आउट जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एक ऐसा टाइम जो हम उस सिस्टम को बताएं, उस टाइम तक सिस्टम हाल्ट रहे या एक स्पेसिफिक वर्किंग करे, देन उसके बाद उस वर्किंग को वो छोड़ दे या एक स्पेसिफिक टाइम तक उस फंक्शन को परफॉर्म ना करे, जैसे ही वो टाइम गुजर जाए उसके बाद अपना फंक्शन कैरी ऑन करें। इट इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग अ सर्टेन फंक्शन आफ्टर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि हम ये चाहते हैं कि एक काम जो है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम तक रुका रहे, देन उसके बाद वो चीज़ स्टार्ट हो, तो उसको हम सेट टाइम आउट के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। यही चीज़ आपने वो जो वीडियो थी सर ने भेजी थी जिसमें कॉल बैक फंक्शन था, उसमें भी सेट टाइम आउट का फंक्शन ये था कि हम एक फंक्शन को वन बाय वन चला रहे थे, पहला दूसरा तीसरा, और दरमियान में से एक तीसरे फंक्शन को हम अवेट फंक्शन के थ्रू वहाँ पर यूज़ कर रहे थे कि वो अवेट उसके ऊपर लगा देते कि वो उतने सेकंड के लिए अवेट करता और देन उसके बाद वो चीज़ एग्जीक्यूट होती। तो वो वहाँ पर वो अवेट फंक्शन था, यहाँ पर हम उसको सेट टाइम आउट का फंक्शन कह रहे हैं। इट इज़ आल्सो कहते हैं इसका कोड जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट हमने इसमें एक पैरामीटर एक्स्ट्रा पास करना होता है, ठीक है। मैं इसकी ये एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल है, मैं वो दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपने इसको कंक्लूड करते हैं। कहते हैं यू गो दिस एक फंक्शन है, ठीक है, और हमने उसको जो है ना वही एनोनिमस फंक्शन के तौर पे बनाया, ठीक है। और कंसोल डाटा यू आर गोइंग रियली वेल कीप डूइंग, ठीक है। और अब हमने सेट टाइम आउट का एक बिल्ट इन फंक्शन लगाया, ये जो इसका जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है सेट टाइम आउट, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर आगे देखें तो ये कह रहा है कि इसका एक पहला हैंडलर होता है और उसके बाद टाइम आउट, यानी कि वो उसका हमें टाइम बताना है कितने टाइम तक ये चीज़ हाल्ट रहे। तो मैंने सेट टाइम आउट किया और उसमें हैंडलर दिया कौन सा, जो मैंने फंक्शन बनाया था, और उसको मैंने 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड दे दिए। तो अब जो मेरी आउटपुट आएगी वो 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड तक रुकी रहेगी। देन उसके बाद जाके यू गो दिस फंक्शन कॉल होगा। तो अब अगर यहाँ पर हम इस चीज़ को देख लेते हैं, देखें, अब इसको थोड़ा सा मैं ज़रा ज़्यादा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
मैं इसको 5000 मिली सेकेंड करता हूँ। अब देख लें कि 5 सेकंड तक मेरी जो है ना वो आउटपुट रुकी रहेगी, देन उसके बाद मेरी आउटपुट आ जाएगी। देखें ये भी तकरीबन 5 सेकंड होने वाले हैं। अब ये 5 सेकंड रुका, देन उसके बाद इसने यू आर डूइंग रियली वेल, कीप डूइंग कोडिंग, मेरे पास ये फंक्शन यहाँ पर इसकी आउटपुट शो होगी। तो इसकी जो नुमान भाई ने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि हम कुकीज़ वगैरह के अंदर और डिफरेंट जगहों पे हम एक जो है ना कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हम एक चीज़ को कुछ टाइम तक के लिए रोके रखते हैं, देन उसके बाद उसको फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको सेट टाइम आउट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जस्ट जो है ना हमने वही जो भी फंक्शन बनाया, ठीक है, और उस फंक्शन को हमने सेट टाइम आउट फंक्शन को एज एन हैंडलर पास कर दिया और साथ उसका हमने टाइम बता दी कितने टाइम तक आपने इसको रोक के रखना है। ये हमारा जो है सेट टाइम आउट का फंक्शन है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज़ हम आखिरी टॉपिक की तरफ जाते हैं, रिटर्निंग विद एरो फंक्शन। इसको सर्च आउट करते हैं, अल्लाह करे हमें ये बुक के अंदर मिल जाए। अच्छा 129 रिटर्निंग फंक्शन है। अच्छा, इफ़ वी हैव वन लाइन एरो फंक्शन, जिस तरह यहाँ पर वन लाइन एरो फंक्शन आया हुआ है, वी कैन रिटर्न विदाउट यूजिंग अ कीवर्ड रिटर्न। यानी कि इससे पहले हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उसमें देखिए हम यहाँ पर साथ रिटर्न देते थे कि आपने ये वैल्यू में रिटर्न करनी, रिटर्न ना करें तो हम जस्ट कंसोल करें तो वो प्रिंट तो हो जाता है लेकिन फंक्शन कॉल नहीं होता। तो फंक्शन कॉल के लिए हमें रिटर्न लगाना पड़ता है, लेकिन हमें रिटर्निंग एरो फंक्शन में हम जो रिटर्न करते हैं वो विदाउट कीवर्ड रिटर्न से हम कोई भी चीज़ रिटर्न करवा सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू रीराइट द फंक्शन वी कैन राइट इट लाइक दिस टू मेक इट एन एरो फंक्शन आउट ऑफ इट। देखें ये हमारे पास एक एरो फंक्शन है, इसको मैं कॉपी करके उधर ले जाता हूँ। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ये सॉरी ये इसकी टाइप जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर इसको हमें टाइप देनी पड़ती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, तो एंड वी कैन कॉल इट एंड स्टोर लाइक रिजल्ट दिस। अब हम देखें, अब हम इसको कॉल कर रहे हैं और इसका देखिए एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉल कर लिया, ठीक है। एक तो ये तरीका डायरेक्ट ऐड टू नंबर फंक्शन लिखा और उसको दो वैल्यूज़ दे दी और उसको मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। देखें अभी ये हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगी या कंसोल नहीं लगा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ रिज़ल्ट को, और उस रिज़ल्ट को मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ। अब मुझे जो है ना वो 12 + 15 का आंसर मिल जाएगा। तो देखें 27 आ गया। तो अब हम ये देख लिया कि जस्ट सिंपली हमने इस फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट दिए बगैर हमने जो है ना उस फंक्शन को कॉल भी कर लिया और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उसकी वैल्यू को कंसोल भी करवा लिया। ये हमारे पास रिटर्निंग विद फंक्शन का कंसेप्ट है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें।